चलो जी, अब हमारे पास ये देखें कि क्वेश्चन इस फॉर्म का आया है जिसमें आपको n नज़र आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, बहुत परेशान करना है, लेकिन अगर हम लोगों ने पहले से मेथड जैसे मैंने आपको समझाया है वो अगर आप जहन में रखेंगी तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने आपसे कहा था कि पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स के बाहर जो भी चीज़ हो उसने सिंप्लीफाई होते हुए अंदर की हर टर्म से क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। बस ये देखिए, सिंपल सी बात है, ये आपने जहन में रखनी है। 4 ने हर एक टर्म के साथ जितनी भी टर्म्स हो, 4 हो, 3 हो, 6 हो, जितनी भी हो, उन सब के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मैं ये काम करूँगी। क्योंकि इक्वालिटी का साइन दिया है इसलिए इधर इज इक्वल टू डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इक्वालिटी है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करने लगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको नज़र आ रहा है कि n जो है, n लाइक टर्म्स, उनको मैं तरतीब दे दूंगी या अरेंज कर दूंगी। दोनों लाइक टर्म्स ये मिलके मुझे क्या देंगी, 7n। अब देखें वही वाली फॉर्म आई जो हमने अभी समझी थी पिछली वीडियो में, कि जहाँ पर वेरिएबल आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पर हो, किसी एक साइड पर हो, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने उसका तरीका आपको बताया था कि 11 को मैंने यहाँ से फिनिश करना है, तो 11 ही को मैं दोनों साइड पर सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, लाइक दैट। ठीक है, ये अब n जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसी को मैं उसी से डिवाइड कर दूँगी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। तो ये देखें आपके पास आराम से वैल्यू आ गई 4 की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ एक बात आपने याद रखनी है, जो मैंने ऊपर आपको एरोस दिखा दी हैं, कि जो पैरेंथेसिस के बाहर कांस्टेंट है कुछ भी हो सकता है, उसने पैरेंथेसिस के अंदर वाली हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में ऐड करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड करना है, और उसके बाद देखिए मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो जो कुछ n के पास है उसको ख़त्म करना है, यानी कि n के इर्द गिर्द जो भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा लग रही है उसको वहाँ से ख़त्म करना है। वो ख़त्म करने का तरीका आपको पता है कि अगर मैं 11 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे दोनों साइड पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने किया है। ठीक है, तो आपके पास एक साइड पर n, दूसरी साइड पर कांस्टेंट आ गया। और अगर n की वैल्यू हमने लेनी है तो n जिससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसी को दोनों साइड पर डिवाइड कर दें। इस केस में 7 है तो हमारे पास 1n आ गया, और 1n जो है वो इक्वल होता है n के। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस शक्ल का है। अब ये शक्ल हमें कंफ्यूज ना करें, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो काम करना है हमने वो पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। मुझे यहाँ पर पैरेंथेसिस नज़र आ रही हैं, ठीक है, मैं उसको सॉल्व करने लगी, और उसका आसान सा तरीका ये देखें, अंदर की हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट स्टेप देखें, मैं बस यही करूँगी। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने पैरेंथेसिस को सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक नेक्स्ट नया चक्कर चलाना है, और एक टर्म आपने याद रखनी है कि जब ऊपर वाली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, ठीक है, और दरम्यान में इज इक्वल टू का साइन है, तो आप याद रखें यहाँ का डिनोमिनेटर जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, और इसका डिनोमिनेटर जो है उससे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हुई बात? इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। ये मैथमेटिक्स में एक हमारे पास मेथड है, इसको कहते हैं बाय
सिंपल आपने लिखा, उसके बाद आपने ये लिख देना है। अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है ये उसी की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, वही काम करना है जैसे पहले किया, हर एक से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हुआ? कोई मुश्किल काम मैंने नहीं किया। सबसे पहले मैंने पैरेंथेसिस को सॉल्व किया है, फर्स्ट मेथड में मैंने एरोहेड लगा दिए हैं। उसके बाद मैथ्स का एक मेथड है, वो आपने याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। इधर का डिनोमिनेटर उधर के न्यूमरेटर से और इधर का डिनोमिनेटर उधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। याद रखने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, टीचर बास का तो ये कहते हैं इसे इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन आपने अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चन में सोल्यूशन में ये क्रॉस नहीं डालना। दूर से ऐसे लगेगा जैसे आपने क्रॉस डाला हुआ है, और हो सकता है एग्जामिनर आपका ये क्वेश्चन चेक ही ना करे कि शायद इसने तो खुद ही क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, बेटर यही है कि आपने क्या लिखना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और सीधा सीधा वही करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको क्रॉस वैसे ही याद रखने के लिए बताया कि क्या चीज़ होती है। ये इधर मल्टीप्लाई होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होता है। अब इस केस में देखें, पिछले जितने भी केसेस हैं उसमें मैंने क्या किया था, 6 भी इधर है तो 8 भी इधर से इधर ट्रांसफ़र करती थी, लेकिन इस केस में मेरे साथ ये ट्रिक हो रहा है और मैंने यहाँ पर, जिसे कहते हैं ना, अपना सेंस यूज़ करना है। मैं क्या करूँगी, मैंने दोनों साइड पर 6 भी सब्ट्रैक्ट किया। ये देखें क्यों सब्ट्रैक्ट किया, मैं 8 भी कर सकती थी, लेकिन मैं 6 भी को इधर लेकर आई हूँ ताकि 8 भी माइनस 6 भी मुझे क्या देते हैं, 2 भी। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो 8 भी ये दोनों मिलके आपको क्या दे देंगे, 2 भी। ये देखें, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो चीज़ आपके पास, ये हमारे पास ये वेरिएबल है b, ठीक है, इसके साथ जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है उसको हमने फिनिश करना है। वो 12 है, तो 12 को मैं बोथ साइड्स पर क्या कर दूँगी, सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। यहाँ पर 6 आ गया और 2 भी आ गया। और 1 भी आपके पास 3 होता है। देखें, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ। ये क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आपने कोशिश करना है कि आपने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। ठीक है, पैरेंथेसिस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया है कि जो बाहर जो भी कांस्टेंट जो भी टर्म है उसने अंदर की हर टर्म से मल्टीप्लाई होना, लाइक दैट। ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया। उसके बाद जब ये आपके पास ट्रू फॉर्म्स है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो आपने याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर यहाँ का है उधर के न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ की नीचे वाली टर्म वहाँ की ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और आपने ये क्रॉस नहीं डालना बल्कि कहना बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया जो कि यहाँ मैंने लिख दिया है, और ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, बात क्लियर होगी। फिर वही तरीका कि बाहर वाली टर्म ने अंदर वाली हर टर्म से मल्टीप्लाई होना है, और यहाँ पर भी मैंने एरो हेड डाले हुए हैं आपकी सहूलत के लिए। ये देखें आपके पास आ गया। ठीक है, अब 8 भी और 6 भी दो वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल है लेकिन दोनों जगह है। तो मैंने आपसे कहा था इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपने वेरिएबल को वन साइड पर लेकर आना है और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साइड पर लेकर आना है। ठीक है,
तो मैं 6b में इधर 8b को लेके आ सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि मैं अगर इधर -8 भी लाऊंगी तो यहाँ पर -2 भी आंसर आएगा, जबकि मैं चाहती हूँ मेरे आंसर जो है ना उसमें पॉजिटिव साइन आए। तो मैं क्या करूँगी, 6b को दोनों साइड पर सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। यहाँ से कैंसिल हो गया और इसने मुझे 2b दे दिया। अब वही वाला सबसे पहला जो अभी हमने सिंप्लीफाई किया था, वेरिएबल के साथ जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है उसको ख़त्म करें। 12 है, उसी को सब्ट्रैक्ट दोनों साइड पर कर दें। उससे ये होगा, यहाँ से फिनिश हो गया जब कैंसिल हो गया। अगर किसी आपके पास 12 रुपीज़ हैं और आपके फ्रेंड ने आपसे 12 रुपीज़ ले लिए हैं तो आपके पास क्या बचेगा, 0। ठीक है, +12 एंड -12 सेम वैल्यू, ऑपोजिट साइंस कैंसिल ईच अदर। ये वाली बात बार बार हमें लेकर आ रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया क्या होता है उसका मतलब। इधर आपके पास ये सिंप्लीफाई होते होते ये आ गया। अब 2 ने जब 2 को कट किया तो 1 आंसर आया और 1b को मैं b लिख रही हूँ। एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया में कोई भी नंबर पड़ा हुआ है वो नंबर 1 से ज़रूर मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 ही से डिवाइड हो रहा है। लिखा नहीं जाता लेकिन ये काम हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए 1b का मतलब है b। अगर यहाँ 3 अकेला लिखा हुआ है तो वो 3 अकेला नहीं है, उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। कई केसेस में आपको आगे जाके ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, तो जहन में रखें। इसी तरह ये 3 अकेला नहीं है, ये 1 पर डिवाइड भी हो रहा है, तकसीम भी हो रहा है। ठीक है, तो ये चंद चीज़ें हैं अलजबरा की जो आपने शुरू में अभी याद करना शुरू कर दें। तो ये तो आपके फर्स्ट मेथड हैं जो आप ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8, ईयर 9, ईयर 10 तक आपका जो अलजबरा के ये बेसिक्स जो हैं चीज़ें, ये अगर आपको अच्छी तरह समझ आती जाएंगी तो आप जैसे जैसे अलजबरा आपका डिफ़िकल्ट होता जाएगा उतना ही आपके लिए ईजी होता जाएगा, क्योंकि आप उसके बेसिक्स इंफॉर्मेशन के बारे में पता होगा आपको। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं।